गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, ओम शांति। हमारे बीच में है डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी भाई जी। भाई जी नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं। भाई जी इज ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रेलवे इंजीनियरिंग। इन प्रेजेंट, भाई जी इज मास्टर ट्रेनर एंड नेशनल रिसोर्स पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Bhaiji also faculty for Universal Human Values launched jointly by Universal University Grants Commission and All India Counseling for Government of India। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में हम 4 सेशंस भाई जी के साथ करने वाले हैं। आज मॉर्निंग में हम फर्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं। कल इवनिंग में सेकंड सेशन रहेगा। थर्ड फोर्थ सेशन हम आने वाले मंथ्स में करेंगे। सेशंस का रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं करवाया है वो रजिस्टर्स कर सकते हैं। अभी चैट में लिंक शेयर किया जाए। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। दीदी, सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग और आज की सत्र में स्वागत है। मेरा लैपटॉप नहीं चल रही है। लैपटॉप में चालू करते तक मैं स्मार्टफोन में ही कम्युनिकेट करता रहूंगा। एक रिक्वेस्ट है, जो पार्टिसिपेंट्स जैसे दीदी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में अगर नहीं किया हो, रजिस्ट्रेशन लिंक में अपना डाटा सबमिट नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए। और सेकेंड थिंग, अनदर अनाउंसमेंट इज देयर, जो एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चनर हमने शेयर किया था उसकी भी एक लिंक है। एक रजिस्ट्रेशन लिंक थी और एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर का भी लिंक था। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर जो है वो आपकी मेंटल स्टेटस को खुद ही आप असेसमेंट कर सके, उस तरह का कुछ क्वेश्चन है उसमें, 10 क्वेश्चन। तो दीदी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उसको दोबारा शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में तो उसको भी कर लिया जाए, ताकि जो जिन्होंने नहीं किया है फिलअप या सबमिट नहीं किया है तो वो लोग अभी कर सकते हैं। उसके लिए 2 मिनट हम लेंगे, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी भाई जी। जी, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। और जब सत्र चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग क्या थी, मेंटल वेलबींग कैसी रही, और हम उसमें किस तरह से सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने को एनरिच कर सकते हैं। सभी वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसके साथ में क्वेश्चनर का भी लिंक दे दीजिएगा। ओम शांति। रजिस्ट्रेशन लिंक और क्वेश्चनर लिंक दोनों चैट में शेयर किए गए हैं, आप सब फिल कर सकते हैं। प्लीज फिल अप एंड सबमिट। थैंक यू। जी, जिनका सबमिशन हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना डन बोल के, ताकि हम समझ जाएं कि आप लोगों ने सबमिट कर दिया। इसमें कोई सही या गलत की बात ही नहीं है। जो आपको
तुरंत माइंड में स्ट्राइक करे कि ये मेरी मानसिक स्थिति है, आप उसी में ही निशान लगा दे। इसमें कोई राइट एंड रंग का बात ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन नहीं हो रहा है, अश्विनी बहन कह रही है। रजिस्ट्रेशन लिंक कितनों ने सबमिट किया है? मैंने देखा कि कई लोगों ने सबमिट किया है। मुझे लगता है कि लिंक इज फंक्शनल। अब दोबारा ट्राई करें अश्विनी जी। ओम शांति भाई जी, कल शायद हमने सबमिट किया था तो वो ओपन नहीं हो रहा है गूगल फॉर्म, है ना? तो ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड करके आ रहा है। हाँ, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर वो हम्म, सेकंड टाइम ओपन नहीं होगा, आप उसको हाँ, एडिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले सबमिट हो गया ना, आप उसको चाहे हाँ, तो एडिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओम शांति भाई जी, रजिस्ट्रेशन लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं चेक करवाती हूँ। तब जी जी। तक सभी क्वेश्चनर लिंक अपना सबमिट कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चनर जी फॉर्म आप कीजिए और सबमिट जी। कीजिए। क्वेश्चनर फॉर्म कई लोगों का तो सबमिट हो चुका है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर दे। मैं देख रहा हूँ 19 भाई बहने हमारे यहाँ पर जुड़े हैं अभी स्क्रीन पे। 19 में से लगभग 10 लोगों का तो आ चुका है और 8-9 लोगों का बाकी है, वो लोग कर दे, फिर हम सेशन शुरू एक्चुअली करें। ये मेरा दोबारा से आप डालेंगे तो लिंक मैं इसमें करूँ, क्योंकि आईपैड में क्लिक नहीं हो रहा है लिंक ना। नहीं, क्वेश्चनर तो ओपन हो जाएगा, क्वेश्चनर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट रिपीट अगेन लिंक। चैट बॉक्स में और एक बार डाल दें क्या? यस यस, थैंक ओके यू सो मच। ओके, डाल दिया। जिनका सबमिट हो गया चैट बॉक्स में डन लिख दे, ताकि हमें पता चल जाए कि इतनों ने कर दिया। हमारी ये सत्र पहले भी एक बार चल चुकी थी, पिछले साल 2023 में, और उसमें भी ऐसे सीरीज ऑफ सेशंस हुआ था। मुझे लगता है कि कई भाई बहनों ने इसको पहले भी अटेंड किया है। अगर कोई अटेंड किया हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दे, मी करके, ए मी मीन्स माई सेल्फ, मैंने अटेंड किया। अगर किसी ने अटेंड किया हो तो जरा लिखें, ताकि हमें पता चले कि हाँ, पुराने भाई बहन ने भी हमारे साथ में जुड़े हैं।
किसी का नहीं हुआ सबमिशन अभी तक? कोई कुछ नहीं लिख रहे हैं? चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। प्रदीप सिंह जी कुछ लिख रहे हैं। माला दीदी एक बार रीड आउट कर लेंगे क्या लिखे? कैन यू सी द मैसेज? ओके, हम सेशन शुरू करेंगे। पहले कई भाई बहनों ने ये सेशन अटेंड किया है और इस बार जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स रहेगा, जैसे दीदी ने पहले ही बताया कि देयर विल बी 4 सेशंस। आज ये पहला सेशन है 16 तारीख और कल सेकंड सेशन होगा 17 तारीख को। इसके बाद फिर जो प्रेजेंट प्लान है, अप्रैल 14 को थर्ड सेशन होगा और मई 18 को फोर्थ सेशन होगा। इस तरह से 4 सेशन की ये सीरीज रहेगी एंड इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फॉर एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना का विकास एंड फॉर सोशियटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी समाज में परिवर्तन लाने की ये एक विशेष साधन है। मानव चेतना का विकास एवं सामाजिक परिवर्तन, ये उसके लिए एक साधन या टूल्स का काम करता है और ये किस तरह से काम करेगा, इसमें 4 सत्र रहेंगे और ये विस्तार सागर के अंदर में से थोड़ी थोड़ी झलकियां आपको मिल जाएगी कि 4 सत्र के अंदर में हम विशेष रूप से एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज और उसमें विशेष रूप से हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज एक कंसेप्ट है और यूनिवर्सलिटी उसकी अनदर कंसेप्ट है जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स हमेशा स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। मतलब विश्व के किसी भी जगह पर एनी ज्योग्राफिकल टेरेन, any geographical terrain and any time for any human being, it remains constant। इसलिए इसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहा। और ये विस्तार के अंदर में से हम 4 सेशन के दौरान कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें हमें दिख जाएगा कि हाँ ऐसे जिंदगी में हम जी सकते हैं, एक जीने की आशा हमें दिख जाएगी। देयर विल बी ए होप कि हाँ इस तरह से हम जीवन जी सकते हैं। और हमारी जो बेसिक एस्पिरेशंस है, फंडामेंटल एस्पिरेशंस है, हमारी जो खोज है, हमारी इन द सेंस ये मेरा भी खोज है, आपका भी खोज है, हर मानव का खोज है, पूरे मानव जाति का ये खोज है। ये खोज ये है कि हम निरंतर सुख के साथ जी सके, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के साथ हम जीवन जी सके। ये जो निरंतर खोज है, प्रयास है मानव जाति का, उसको हम कैसे फुलफिल कर पाए उसके बारे में हमें आइडिया मिल जाएगी। ऐसे कोई हमारे ये सत्र में जुड़े हैं जिनको खुशी नहीं चाहिए, और सिर्फ खुशी नहीं निरंतर खुशी चाहिए। अगर किसी को ऐसे लगता है कि नहीं हमें निरंतर खुशी नहीं चाहिए, वो चैट बॉक्स में लिखे नो। अगर आपको चाहिए, लगता है कि हमें निरंतर खुशी चाहिए 24/7, यानी हर पल हर घड़ी हम शांति के साथ, आनंद के साथ, संतोष के साथ, खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखे यस, अगर नहीं चाहते हैं तो लिखे नो। प्लीज रेस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स में। जी, भारती दीदी रेस्पॉन्ड किए हैं यस, माला बहन यस। जी, बाकी लोग भी लिखे हैं यस, या बाकी लोग भी लिखे। जी
भाई जी साउंड नहीं। भाई जी आप म्यूट हो गए। जी, अभी ऑडिबल है? जी भाई जी। हाँ जी। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको हिंदी लैंग्वेज कंफर्टेबल रहेगा, या यू फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और यू वांट ए मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी, एंड एच ई फॉर ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. यू कैन राइट डाउन. कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही रहेगा? यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, यू कैन कम्युनिकेट वेल. हिंदी। ओके, हिंदी चाहिए. ओके, बहुत बढ़िया. तो आप लोग मुझे परमिट करें तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है. ये आपके लिए नया नहीं है, सत्र तो नया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे की कंसेप्ट है जो कि आपके लिए नया है, जो कि हम समय अनुसार एक्सप्लोर करने वाले हैं. स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं. मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर का एबिलिटी दे दीजिएगा. भाई जी, इज दिस ग्रुप चैट इज नॉट ओपन टू ऑल? ऐसा कुछ हाँ, है यस. आज? यस, ओपन भाई टू ऑल कर दीजिए. चैट बॉक्स को ओपन टू ऑल कर दीजिए, सो दैट वी कैन सी द मैसेजेस ऑफ ईच अदर. अच्छा रहेगा. ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगी है. सभी को चैट बॉक्स में लिखने का एबिलिटी दे दीजिए, और साथ में मुझे स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन दे दीजिएगा. यस, नाउ इट हैज कम स्क्रीन शेयर ऑप्शन. आपका अगर स्क्रीन दिखाई पड़े तो मुझे बोलिएगा. ओके, डन. पीयूष भाई जी लिख रहे हैं डन. ओके, थैंक यू भाई जी. Yes, भाई जी विजिबल है। विजिबल है. ओके. तो क्या दिख रहा है अभी स्लाइड में? व्हाट कैन यू सी? स्क्रीन पे अभी क्या दिख रही है? फर्स्ट स्लाइड देख सकते हैं? यस भाई जी। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. इस तरह से हमारी सत्र रहेगी. 16 तारीख फर्स्ट सेशन, 17 तारीख सेकंड सेशन, 14 अप्रैल को थर्ड सेशन, देन 18 मई को फोर्थ सेशन रहेगा, जो मैंने बताया अभी. ये मेंटल वेलबींग का स्केल है, जो ऑलरेडी चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है. और अगर आपने सबमिट करने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं. अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू. वैल्यू किसका कहते हैं. फिर उसके साथ में हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है. मैंने अभी बताया कि एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. मानव चेतना का विकास क्यों करें और कैसे करें. व्हाई इज इट ए नीड फॉर डेवलपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उसको कैसे करें. व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर दैट, व्हाट वुड बी द प्रोग्राम फॉर दैट. मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. फिर इसकी पर्पस क्या होगी, सोशिएटल ट्रांसफॉर्मेशन. आज समाज की जो स्थिति है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति भय के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर है. घर से कदम निकालते ही हमें परेशानी होती है, डर रहता है, अनिश्चितता के साथ हम जीवन जीते हैं. तो हर व्यक्ति फील करता है कि समाज में स्थिति बेहतर हो, भाईचारा का भाव हो, कोऑपरेशन की फीलिंग हो, सम्मान की भाव हो, विश्वास की भाव हो, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट के साथ लोग जीवन जी सके, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ में जीवन से जी सके, हर समय हमें उत्सव का महसूस ना हो. तो इस तरह की जो चाहत है हर मानव का, दैट इज अ फंडामेंटल एस्पिरेशन, और वो नहीं हो पा रही है. हम चाहते कुछ और है लेकिन प्राप्त नहीं होती है, तो हम पीड़ित होते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं. तो इसको हम सोशिएटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना चाहते हैं. तो इसमें ह्यूमन वैल्यूज का क्या रोल है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो आज की दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे कायनात में हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति कहाँ पर है.
ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, रेड सर्कल, ये हमारी खुद की एक स्थिति है, आइडेंटिटी आप कह सकते हैं। मतलब मैं स्वयं हूँ, इंडिविजुअल, और मेरा एक विशेष रोल है मेरे साथ में। मैं अभी बाहर की ओर अपने को विस्तार नहीं किया, मैं सिर्फ अपने अंदर सीमित रखा अपने को। आई एम कन्फाइंड टू माई सेल्फ, आई हैव ए सेल्फ आइडेंटिटी। वो क्या है हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मेरे साथ में मेरा भी कुछ स्पेसिफिक रोल है। क्या रोल है? आई एम ए को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। एक ह्यूमन बींग, यानी एक मानव हम किसको कहते हैं, जो यहाँ पर आप जितने भी भाई बहन हैं, मुझे लगता है कि आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग इज द मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति है किस चीज की? दो वास्तविकताओं की संयुक्त रूप है। इट इज द कंबाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टू रियलिटीज। एक रियलिटी यह है कि हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति है, यानी मैं स्वयं एक चैतन्य शक्ति हूँ, और ये शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो दिस बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम द रोल प्लेयर। I am using this body as an instrument or as a tool for expressing myself. शरीर के बिना मैं अपने को व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं शरीर और चेतना, ये दोनों का संयुक्त रूप है मानव। ये हो गया मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसको लिखा गया, आई हैव ए रोल विद इन माई सेल्फ, दैट मीन्स आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। मेरा शरीर का सेहत के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरा समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं या लेती हूं। दैट मीन्स आई एम ए कॉन्शियस एंटिटी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी, फॉर नर्चरिंग ऑफ दिस बॉडी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ दिस बॉडी। तो तीन रोल मेरे ऊपर स्वयं मैं खुद ही लेता हूं। वो तीनों रोल ये है कि शरीर को पोषण देना, शरीर को सुरक्षित रखना, और तीसरा रोल मेरा यह है कि शरीर का सदुपयोग करना। तो ये मेरा स्वयं का पहचान है। अब मैं अपने को और थोड़ा सा फैलाता हूँ। फैलाने से मुझे पता चलता है कि आई एम नॉट इन ए स्टैंड अलोन सिस्टम। मैं अकेला में जी नहीं सकता, मेरा एक परिवार है। मैं परिवारों के सदस्यों के साथ में एक सदस्य भी हूँ। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, भाव का आदान प्रदान के माध्यम से मैं परिवार के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। ये मेरा एक्सपांडेड वर्जन है। मतलब मैं स्वयं एक व्यक्ति हो गया, मेरा पहचान कुछ हो गया। शरीर को साथ में लेते हुए मैं अपनी रोल प्ले करता हूँ या करती हूँ। साथ में मेरा एक परिवार है, परिवार के साथ में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, इंटरेक्शन है, इंटरफेस है। मैं उन्हें कुछ भाव का आदान प्रदान करता हूं और उनसे भी कुछ भाव का आदान प्रदान मेरे तक पहुंचता है। तीसरा, और थोड़ा सा मैं अपने को एक्सपांड करूं तो मुझे पता चलता है कि मेरा परिवार सिर्फ सीमित नहीं है। समाज के अंदर में मेरे परिवार की तरह कई परिवारों के साथ में भी मुझे इंटरफेस करना पड़ता है। सो दैट इज माई थर्ड लेयर ऑफ एक्सपांशन। फर्स्ट लेयर हो गया इंडिविजुअल, सेकेंड लेयर हो गया फैमिली, थर्ड लेयर हो गया सोसाइटी। और सोसाइटी में जो भी मेंबर्स है, सोशल मेंबर्स है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, इवन अननोन पर्सन भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमें उनके साथ में भाव का आदान प्रदान करना पड़ता ही है। तो हम उनसे अपने को आइसोलेशन में जी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज होती है, सर्विस एक्सचेंजेस होती है, कमोडिटी एक्सचेंजेस होती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे पास में कोई प्रोडक्शन हुआ हम उसको बाजार में सेल करने के लिए भेजते हैं या खुद बैठते हैं। इस तरह से ह्यूमन बींग्स आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। परस्पर परस्परता के साथ और पूरकता के भाव के साथ हर व्यक्ति समाज में जीवन निर्वाह करता है, और ये एक सोशल नीड है, ये चॉइस नहीं है। हमें इस तरह से जीने की आवश्यकता ही है। तो थर्ड लेयर ऑफ एक्सपेंशन में हमने देखा कि हम समाज में अपने को विस्तार रूप से जीने के लिए प्रेरित रहते हैं और उसमें हमें आनंद की महसूसता भी होती है। हाँ पीयूष भाई जी, मैं फुल स्क्रीन कर दिया हूँ ऑलरेडी, ये फुल स्क्रीन मोड में ही है जी। और अब चौथा लेयर ऑफ एक्सपेंशन आप देखेंगे तो विल बी हैप्पी एंड सरप्राइज कि हम सिर्फ समाज तक भी सीमित नहीं है। हमारा और एक हायर लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो है पूरे ये कायनात या पूरे प्रकृति। हम ये प्रकृति के साथ में भी मिलते जुलते इंटरेक्शन करते हुए काम करते हैं और जीवन जीते हैं। सो उसको हम कहते हैं कि नेचर और एग्जिस्टेंस। तो छोटे रूप से हम अगर अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग,
उसके बाद हमारी एक्सपेंशन पहुंचती है अप टू आवर फैमिली, अगेन एक्सपांडेड टू द रोल ऑफ ए सोशल मेंबर, एंड फाइनली इट इज एक्सटेंडेड टू द होल एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, पूरे प्रकृति के साथ। मैं पूरे प्रकृति की बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम नेचर। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, वाटर इज अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। तो प्रकृति के जितने भी सारे तत्व है, पदार्थ है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, धूप हो, हवा हो, सारी चीजें, सारे तत्व ये पदार्थ अवस्था के रूप में, प्राण अवस्था या पेड़ पौधे वनस्पति के रूप में, या तो पशु पंछियों के रूप में, जीव संस्था के रूप में मानव के लिए उद्दिष्ट है, और मानव उसके बिना जी नहीं सकता। तो ये है हमारी टोटल पॉसिबल एक्सपांशन। हम इतने फैल के अपने को जीवन जी सकते हैं, अपने आप को हम इतना फैला सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर रेड सर्कल जो कि मैं खुद हूँ, उसके बाद एक्सपांडेड वर्जन हो गया ब्लू सर्कल जो कि मेरा परिवार है, उसके बाद एक्सपांडेड वर्जन है ग्रीन सर्कल जो छवि में आपको दिखाया जा रहा है, वो मेरा समाज है, और फाइनली जो ब्लैक सर्कल है दैट रेफर्स टू द एंटायर यूनिवर्स। So this is the whole expanse of our living. Our in the sense ये मेरा भी यही स्थिति है, आप लोगों का भी यही स्थिति है, और इस संसार में जीने वाला हर एक व्यक्ति का यही स्थिति है। अब आगे चल के एक क्लैरिटी आपको हम देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे, वो सारे डिस्कशन में कुछ डूज या डोंट्स हम नहीं बताने वाले। ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ भी आपके ऊपर हम इम्पोज नहीं करेंगे, कुछ सही या गलत नहीं बताएंगे, कुछ एडवाइस नहीं देंगे, कुछ ट्रू फॉल्स भी नहीं बताएंगे। जो भी बताएंगे वो सारी चीजें जस्ट एक ओपन प्रपोजल के रूप में आपके सामने रखा जाएगा, एंड यू विल एक्सप्लोर टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन अडॉप्ट दीज टिप्स इन योर लाइफ। आप इसको कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में डाल सकते हैं, खुद इसकी जांच परख करके आप डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर मी और नॉट। इसमें कोई कंपल्सन भी नहीं रहेगा, देयर विल बी नो सेट ऑफ गाइडलाइंस, नो प्री कंडीशनिंग। पहली की जो मान्यताएं हैं आपकी भी या हमारी भी, वो सारी मान्यताओं को हम साइड में रखेंगे, और कोई सिद्धांत के रूप में भी हम यहाँ कुछ नहीं कहने वाले। तो इतनी सारी फ्रीडम है, इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक एन ओपन एंडेड डिस्कशन आप इसको ले सकते हैं। अब एक चीज हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस हम किसको कहेंगे और वैल्यू किसको कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हमें लगता है। अब ये प्राइस और वैल्यू समान है या अलग अलग है, चैट बॉक्स में लिखें वेदर बोथ आर सेम और डिफरेंट। एस लिखें फॉर सेम, डी फॉर डिफरेंट, आपको जो लगता है, फिर हम उसको डिस्कशन में लाएंगे। प्राइस एंड वैल्यू, एस फॉर सेम, डी फॉर डिफरेंट, चैट बॉक्स में लिखें। जी, सरोज जी लिख रहे हैं यस, माला दीदी लिख रहे हैं डिफरेंट, ओके, बाकी भाई बहने भी लिखे डिफरेंट, ऋषभ भाई लिख रहे हैं डिफरेंट, भारती दीदी डिफरेंट, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ दवा की छवि दिखाई है, यहाँ नीचे में कैप्सूल से ऊपर में इंजेक्शन है। अब ये इंजेक्शन की एक प्राइस होगी, मान लीजिए 100 रुपीज है, या ये कैप्सूल एक स्ट्रिप हमने लिया जिसका प्राइस 100 रुपीज है। तो हम कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ दिस मेडिसिन इज 100 रुपीज, प्राइस ऑफ दिस इंजेक्शन इज 100 रुपीज। लेकिन ये इंजेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये किसी व्यक्ति का, किसी मरीज का, हॉस्पिटल में पीड़ित कोई व्यक्ति का जीवन रक्षा कर सकता है, जान बचाने में काम आ सकता है, पीड़ा को कम करने में, अगर ये पेन किलर इंजेक्शन है तो पीड़ा को कम करने में ये मदद कर सकता है ना। तो एक होता है इसका मॉनेटरी वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस, अक्सर करके आम तौर पे हम प्राइस समझते हैं, लेकिन उसका वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो वैल्यू वो है जो कि एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी, एक वस्तु को उसके हायर ऑर्डर या लार्जर ऑर्डर में किस तरह से प्रतिभागिता करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, दैट इज इट्स वैल्यू। उदाहरण के लिए दूसरा एक हम लेते हैं, ये एक भोजन की थाली है, चावल है, रोटी है, गुलाब जामुन भी है, सब्जियां हैं, दाल है, दही है, इत्यादि इत्यादि। ये कुल मिलाकर एक मील हम कह सकते हैं, यानी भोजन की थाली। आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इस भोजन की थाली की प्राइस लिस्ट
मेनू चार्ट में आपको शायद मिलेगी कि 250 रुपीज है या 150 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया उसका प्राइस। 100 रुपया या 200 रुपया एक मील की प्राइस है। लेकिन एक मील की वैल्यू क्या है, उससे टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। क्या वैल्यू है? ये हमारे शरीर के लिए कितना पोषण प्रदान करता है, कितनी संतुष्टि प्रदान करती है, कितनी हमें रुचि मिलती है, और ये हमारी सेहत को कितना सही ढंग से सक्षम रख सकता है, सही रखने में मदद कर सकता है। इतने सारे एस्पेक्ट इसमें छिपा हुआ है जो कि वैल्यू के अंतर्गत आता है। अब समझ में आया वैल्यू और प्राइस में क्या अंतर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्राइस इज बेसिकली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, और वैल्यू उसका वो है जो इसको, एक प्रोडक्ट को, एक वस्तु को, एक चीज को, सामग्री को उसके हायर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में कितना मौका प्रदान करता है, वो उसका वैल्यू है। हम कुछ और एग्जांपल भी आपके सामने रखेंगे ताकि और समझ में आ जाए। वैल्यू ऑफ एन एंटिटी एक वास्तविकता है, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ व्हिच इट इज ए पार्ट। एक उदाहरण है कलम। आप लोगों के पास में डायरी पेन हो तो आप उसको भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पेन? पेन की प्राइस हो सकती है 10 रुपीज या 20 रुपीज, लेकिन वैल्यू ऑफ ए पेन अगर हम देखें तो इसका वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा है, उसका मैग्नीफाइड रूप है, उसका मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पेन से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, रचना लिख सकते हैं। कोर्ट के जज के पास में कलम है तो उसमें एक आदेश के रूप में एक व्यक्ति का जान भी लिया जा सकता है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जी का कलम से कुछ अगर सरकारी आदेशनामा जारी होता है तो उसका वैल्यू कुछ और होता है। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए वही कलम हो सकता है जिसका प्राइस में भी कंस्टेंट फॉर एवरी यूजर, लेकिन जो यूजर है उसने क्या लिखा, यानी पेपर में उन्होंने क्या प्लॉट किया राइटिंग में, दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ए पेन। हम उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेन इन लार्जर ऑर्डर। उससे बड़ा कोई वस्तु, उससे बड़ा कोई परिस्थिति, उससे बड़ा कोई साधन में ये कितनी हद तक प्रतिभागिता कर पाता है, वो उसका वैल्यू है। सो वैल्यू ऑफ ए पेन इज व्हाट इट कैन राइट, एंड इन राइटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पेन इन ए बिगर ऑर्डर। और पेन के लिए बिगर ऑर्डर है पेपर एंड ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि लिखने वाला ह्यूमन बीइंग है और किसमें लिखा जाता है, वो है पेपर। तो इस तरह से पेन का प्राइस अलग हो सकती है, वैल्यू अलग हो सकती है। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई, यानी हमारी आंखों की कितनी वैल्यू है। अब इसकी तो प्राइस डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। हमारी जो आंखें हैं इसका इकोनॉमिक प्राइस क्या होगी ये तो बताना मुश्किल है, कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका वैल्यू क्या है? इट इज यूज फॉर सीइंग। हम दुनिया में देखने के लिए इसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एक उदाहरण हम ले सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेजिटेबल प्लांट। ये एक टमाटो की पौधा है, ये एक केले का पेड़ है। अब ये पेड़ की कुछ इकोनॉमिक प्राइस हो सकती है, मे बी 500 रुपीज, मे बी 1000 रुपीज, कुछ ऐसा है। लेकिन ये जानवर जब इस पेड़ पौधे को खाता है या फल को खाता है तो उसके लिए जो नरिशमेंट मिलता है यानी पोषण मिलता है, वो है उसका वैल्यू, प्राइस से कई गुना ज्यादा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोडक्ट या जो पेड़ पौधे हैं, जो भी वस्तु को हम अपने जीवन में इस्तेमाल में लाते हैं, उसका इकोनॉमिक प्राइस कुछ एक बात होती है और उसका वैल्यू कुछ और बात होती है। और वैल्यू इन द सेंस उसका हायर ऑर्डर में वो किस तरह से प्रतिभागिता कर पाता है उसका डिटरमाइन करना, उसका आकलन करना, ये है उसका वैल्यू। यहाँ तक बात पहुंची है सभी के पास? अगर कोई डाउट हो तो थोड़ा बताइए, पूछिए हमें, क्योंकि इसका आगे वाली चीज जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अब इसको हम ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए, चैट बॉक्स में भारती दीदी लिख रही है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू दीदी। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर ओके, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए, अब हम ह्यूमन बीइंग के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए वेजिटेबल प्लांट इज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये इसका वैल्यू हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मानव का वैल्यू क्या है? मानव का इकोनॉमिक प्राइस तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है? जैसे पेन का वैल्यू है कि वो पेपर में मानव के द्वारा क्या लिख सकता है, उसका वैल्यू है, यानी पेन का पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। उसी तरह से कोई फल है, पेड़ पौधा है, तो उसका पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर।
उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ही उसका रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, या फुल पोटेंशियल आप कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, पहले जैसे हमने देखा कि व्हाट कैन बी द फुल एक्सपांशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ओरिजिनली हम एक व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर फैलाव करें तो हम परिवार के साथ में इंटरफेस करते हैं, और फैलाव करेंगे तो समाज के साथ में हमारी भागीदारी है। फाइनली हम देखते हैं कि हमारी पूरा एग्जिस्टेंस यानी पूरी प्रकृति के साथ में इंटरफेस हो रही है, रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? इट इज नथिंग बट आवर पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर, यानी हम इस प्रकृति के साथ में किस हद तक पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नेचुरल और एक्सेप्टेड पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट। हम इस प्रकृति के एक अंग है, अभिन्न अंग है, और प्रकृति के साथ में हम कैसे इंटरफेस करते हैं वही हमारा ट्रू वैल्यू है। ऐसे अगर एवरेज रूप में देखा जाए, सुपरफिशियली हम देखें तो पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग ऑल टोटल टेकन टुगेदर आज प्रकृति के साथ में किस तरह से इंटरफेस कर रहे हैं। आज नदियों को देखेंगे तो हमारी सूखी पड़ी हुई है नदियां, नदियों में पानी नहीं है, अगर पानी है तो गंदी पानी है, उसको पीना तो दूर की बात है, छूने के लिए, पैर स्पर्श करने के लिए भी मन नहीं होता। टोटली पोल्यूटेड वाटर एंड रिवर्स। एटमॉस्फेयर को देखें, प्रदूषित है, देयर इज नो प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर लिविंग। और पेड़ पौधों को हम विनाश करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो भी हर पल एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने में कंट्रीब्यूट करती रहती है। ये सारी चीजें मानव का ही कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेचर। ये भी हमारी एक पार्टिसिपेशन है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन या डिस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि नेचुरल और एक्सेप्टेड पार्टिसिपेशन। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमें प्रदूषित हवा मिले, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमें प्रदूषित पानी पीने के लिए मिले, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है समाज में कि हम भय के साथ जीवन जिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, भय, घृणा भाव के साथ जीवन जिए, क्योंकि ये मानवीय आचरण नहीं है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम करते हैं तो अलग बात है, लेकिन करते हुए भी हमें अंदर से, अंतर मन से यह स्वीकार्य नहीं होता है कि यह हमें आनंद देता हो। आज देश देश के बीच में जो लड़ाई संघर्ष की बात हो रही है, नॉन कोऑपरेशन की बात होती है, हमेशा फिक्शन चलती रहती है, और धरती को हमने टुकड़ा टुकड़ा करके देशों में बांट दिया, और हर देश के किनारे में हम सेना को तैनात कर दिया फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी। अब बताइए, सिक्योरिटी के नाम पे जो सेनाओं को हमने तैनात किया है बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सैनिक अगर दूसरे देश के सैनिकों को मारता है तो उसको वीर चक्र की उपाधि हम देते हैं, और अगर उसी का राइफल से उसी व्यक्ति के द्वारा गोली इस देश के नागरिक के सीने पे लगता है तो उसको फिर एक अपराधी के रूप में हम सजा भी देते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि द पर्सन इज सेम, द एक्टिविटी इज सेम, द क्राइम इज ऑल्सो सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मारते हैं तो उसमें अवार्ड मिलता है, और यहाँ के व्यक्ति को मारने से उसको सजा मिलती है। ये किस तरह का जस्टिस है, किस तरह का मैनेजमेंट है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक होता है एक्सेप्टेंस, यानी हम स्वीकार कर लेते हैं मजबूरी से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमारी संवैधानिक नियम ऐसा है, सामाजिक परंपरा ऐसा है। दूसरा एक होता है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी सहज स्वीकृति। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना सहज रूप से किसको प्रायोरिटी में स्वीकार करता है? शांति से जीना या विरोध के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना या संघर्ष के साथ जीना, भय के साथ जीना या भय मुक्त होकर जीना, सहयोग के साथ जीना या झगड़ा के साथ जीना। तो हर व्यक्ति के अंदर से यही आवाज निकलता है कि एवरीबडी वांट्स टू लिव इन हैप्पीनेस, एवरीबडी वांट्स टू लिव इन हार्मोनी। ये प्रैक्टिकली कहाँ तक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग बात, लेकिन प्रयास या चाहत सभी की एक ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। और हमारे लिए लार्जर ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो हमसे लार्जर ऑर्डर हो गया हमारी फैमिली, उससे लार्जर ऑर्डर हो गया हमारी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, एंड फाइनली द लार्जेस्ट ऑर्डर हो गया आवर इंटरफेस विद द एंटायर नेचर, यानी पूरे प्रकृति के साथ।
तो ये हमारी फैलाव है और हम अपने आप को कितना एक्सपांडेड वर्जन में जीने का मौका दे पाते हैं, यह हमारा एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन करता है। तो लार्जर ऑर्डर मीन्स हमारे लिए फैमिली, फैमिली से फिर सोसाइटी एंड फाइनली द नेचर और एग्जिस्टेंस। अब आप लोग बताइए कि हम अगर ऐसे फैलने का मौका प्राप्त करते हैं, हाउ डू यू फील इन गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर? आपको सीमित होके, अपने अंदर में सीमित होके जीना अच्छा लगता है, या अपना एक्सपांडेड वर्जन यानी पूरी दुनिया में अपने को फैला के जीना, सभी के साथ मिलजुल के जीना, वो अच्छा लगता है? देयर आर टू ऑप्शंस। आपको हैप्पी या अनहैप्पी किस में लगता है? लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने में आप हैप्पी है या अनहैप्पी है? ओके, एक्सपांडेड वर्जन में अच्छा लगता है, हैप्पी, हैप्पी। ओके, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स का रेस्पॉन्स मैं देख पाता हूँ। तो जैसे आपको लगता है कि मैं एक्सपांडेड वर्जन में जीऊं, मैं लार्जर ऑर्डर के साथ में लार्जेस्ट पॉसिबल वे में पार्टिसिपेट कर पाऊं, हर व्यक्ति के साथ हमारा मधुरता की संबंध हो, समाज में हम अभयता के साथ यानी भयमुक्त होकर जीवन जी सके, और जो भी हमारी प्रोडक्शन है, उत्पादन है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, धूप हो, हवा हो, कुछ भी हो संसाधन, वो सारे संसाधन धरती के हर मानव के लिए समान रूप से आवश्यक के अनुसार प्राप्त हो सके, इस तरह से हर व्यक्ति जीने के लिए इच्छुक रहता है। अगर हम उसको प्राप्त कर पाते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट फुलफिलमेंट, दैट इज द टॉप मोस्ट अचीवमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, जिसको हम कह सकते हैं कि जीवन की परिपूर्णता, जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता उसमें है। अब आइए ये बिगर ऑर्डर में ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से रहता है, थोड़ा सा उसका अवलोकन करते हैं। आप अगर अपने चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा मिट्टी है, पेड़ पौधे वनस्पति है, हवा है, पानी है, पशुओं की संसार है, चिड़िया है, इत्यादि इत्यादि। उसके साथ में आसमान भी आप देखेंगे, नदियां देखेंगे, चांद सितारे भी देखेंगे। ये सभियों के साथ हम भी एक अभिन्न अंग के रूप में इस धरती पर निवास करते हैं, हम इससे अलग नहीं है। लेकिन हमारी एक विशेषता है जो कि पृथ्वी के किसी भी और तत्वों के अंदर में उपलब्ध नहीं होता। वो क्या चीज है? आप लोग सोच के जरा बताएं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं कि मानव के अंदर में ऐसे कौन सी क्वालिटी है जो कि इस धरती पर उपलब्ध, चाहे जड़ तत्व हो चाहे चैतन्य तत्व हो। इट मे बी ए मेटेरियल ऑर्डर, इट मे बी सम फिजिकल ऑर्डर, और इट मे बी ए कॉन्शियस एंटिटी, कहीं भी प्राप्त नहीं होता जो मानव के अंदर में प्राप्त होता है। जी, भारती बहन लिखती है कि सोचना, वेरी गुड। इमोशंस, वाह बहुत बढ़िया। और मानव के पास में सोचने की एक प्रक्रिया है जो कि इस विश्व के किसी भी सत्ताओं के पास नहीं है, चाहे वो जड़ तत्व हो चाहे चैतन्य तत्व हो। इमोशन यानी संवेदना, इसको और परिमार्जित करके हम कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं विचारशीलता या कल्पनाशीलता कह सकते हैं। मानसिक विकास, अच्छा कल्पना दीदी कह रही है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, वेरी गुड। तो इसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहा गया कि ये हमारी इमेजिनेशन पावर है, दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन दैट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन द ह्यूमन रेस। मानव के पास में ही ये उपलब्ध है, यस, थॉट प्रोसेस। बाकी पशु पंछियों की जो संसार है, पेड़ पौधे हैं या पदार्थ है, उसमें किसी के पास में ये विचार करने की, कल्पना करने की शक्ति नहीं है। बट इसमें दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है। मानव के पास में ये एक बहुत बड़ा रामबाण की तरह काम करता है, बहुत बड़ा पावरफुल एनर्जी है, which can do wonders for you or which can be very very harmful for you, detrimental to your growth and advancement। ये जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है या हमारी विचारशीलता है, ये हमें अच्छी दिशा में अगर प्रयोग करने का मौका दिया तो हम अच्छे बन जाएंगे। वही विचारशीलता यानी कल्पना की प्रक्रिया, अगर हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, हार्मफुल थॉट्स आते हैं, तो हम औरों के लिए भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपने लिए भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है जो कि ह्यूमंस के पास है, एनिमल्स के पास नहीं है, बर्ड्स के पास नहीं है, ट्रीज के पास नहीं है, इवन मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, नेचुरल फिजिकल एंटिटीज है, उसके पास में भी नहीं है। तो इसीलिए द ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। और आज विश्व की जो स्थिति है, प्रकृति की जो स्थिति है, अक्सर करके ये मानव के कारण ही ये स्थिति में पहुंची है।
अब वैज्ञानिक वालों ने ये आकलन किया है कि आगे चल के मे बी विद इन 30 ईयर्स ये मानव सत्ता, मानव समाज की सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, दैट हैज बिकम ए बिग क्वेश्चन। अब आइए एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में चलते हैं। हाउ शुड बी द होल एजुकेशन सिस्टम? आज हमारे बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो संपूर्ण है या कुछ कमी है? अगर कमी है तो उसमें किस तरह की इनपुट और ऐड होनी चाहिए? एक होता है ऑप्शन की स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कौशल विकास, जो कि आज पूरे देश में हमारी एक प्रायोरिटी हो चुकी है। जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, टॉप प्रायोरिटी इज गिवन ऑन स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी मूल्य भित्तिक शिक्षा व्यवस्था। अब समय अनुसार 2020 की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी भारत सरकार ने ये इनकॉर्पोरेट किया है कि हमारे लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर हम एक तीसरा ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि इट इज समथिंग वैल्यू ड्रिवन स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये तीन ऑप्शन अभी हमारे सामने उपलब्ध है। आप बताएं कि कौन सी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, ज्यादा यूजफुल एंड आज की नीड की महसूसता आपको हो रही है, वेदर स्किल बेस्ड, वेदर वैल्यू बेस्ड और वैल्यू ड्रिवन स्किल बेस्ड। थर्ड ऑप्शन, थर्ड मीन्स द टॉप वन, वैल्यू ड्रिवन एजुकेशन, वैल्यू ड्रिवन स्किल, यानी कार्य कुशलता भी हो और उसके साथ में वैल्यू भी हो। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण आपको बताया गया, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हम स्मार्टफोन की इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्मार्टफोन आज हमारे हाथ में इतनी पावरफुल यंत्र के रूप में उपलब्ध है कि सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ आवर हाउस, ओन हाउस, जस्ट एट ए माउस क्लिक, जस्ट एट ए फिंगर टच, हम ना जाने कितने से कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करना हो, चाहे एक एयरलाइन का टिकट बुकिंग करना हो, चाहे एक LIC का प्रीमियम पे करना हो, चाहे कोई रिलेटिव के पास में मनी ट्रांसफर करना हो, चाहे ऑनलाइन एक व्हीकल भी बुक करना हो, एनीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, सारी चीजें ये स्मार्टफोन से उपलब्ध हो रहा है। इनिशियली इट वाज इन्वेंटेड फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें और फीचर्स ऐड करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एक्सलेंस है, यह हमारा स्किल का डेवलपमेंट है। बट एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर ऑनलाइन फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स, डिजिटल फ्रॉड्स, इतने सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को फ्रॉड किया जा रहा है, साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ती जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में स्किल तो उपलब्ध है, हमारे बच्चों के पास हमारी जो स्किल्ड मैन पावर है, एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल है, दे आर हैविंग एडेक्वेट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, बट एट द सेम टाइम वो स्किल को किस दिशा में यूज करें, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ यूटिलिटी, उसका क्लैरिटी उनके पास न होने के कारण इसका कंस्ट्रक्टिव यूज के साथ साथ कुछ डिस्ट्रक्टिव यूजेस भी होती है। कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव यूज जान माल का नुकसान का भी कारण बनता है। Similarly, another example, we have invented atomic energy that is really a miracle for the human race. लेकिन जिस समय हमने एटॉमिक एनर्जी को इन्वेंशन किया, उसको उस समय हमने सोचा था कि दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव का कल्याण के लिए हम उसको यूज करेंगे। लेकिन आज उसकी इस्तेमाल किस तरह से हो रही है? जिस समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में बम्बार्डमेंट किया गया, बम डाला गया, न्यूक्लियर बम्स डाला गया, उस समय मानव जाति को सबसे ज्यादा पश्चाताप हुआ होगा कि इस तरह की एनर्जी को इन्वेंशन हमने क्यों किया, जिसका कल्याणकारी शक्ति का उपयोग न करके हम अकल्याणकारी शक्ति का उपयोग करने लगे हैं। एक कहावत है कि आज पूरे विश्व में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है, पारमाणविक अस्त्र मौजूद है, द होल वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर देन 300 टाइम्स, 300 बार से अधिक बार पूरे विश्व को ध्वस्त विध्वस्त किया जा सकता है। दिस इज द मिरेकल ऑफ आवर एटॉमिक एनर्जी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आउट ऑफ 300 टाइम्स अगर फर्स्ट टाइम आपने प्रयोग किया ये हथियारों को, न्यूक्लियर बम्स को, तो सेकेंड टाइम उसको प्रयोग करने के लिए ना धरती रहेगी, ना धरती पर एक मानव रहेगा, ना वो अवेलेबल वेपन्स रहेंगे, तो बाकी जो 299 टाइम्स के लिए उसको मौजूद रखा गया है, दैट इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस एक्सरसाइज। तो ये भाई जी, एक
इंटरफियर करूंगी। आप जी। इसको बता सकते हो कि इसका पहले जब इसका मीन्स कैसे पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, ये भी अगर क्लैरिफाई करोगे तो। मीन्स पहले जब इन्वेंट किया था तो क्या सोच के, और इसका अभी क्या यूज हो सकता है वो भी साथ साथ में, सो दैट इट विल बी क्लैरिफाइड फॉर दिस, मीन्स इफ इट कैन बी यूज इन अ पॉजिटिव वे आल्सो, और यू आर जी गोइंग टू आगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर सजेशन। देखिए हमारे पास में जो भी स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर जगह पर हम लोग पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हमारी स्किल को यूज करें तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अस द पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट। उसी तरह से एटॉमिक एनर्जी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन बहुत जगह पे हो रही है। एटॉमिक एनर्जी से हमारे जन कल्याण की कई कार्यकलाप होती रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोगों की मानसिक भ्रम के कारण आज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें देखिए किसी का फायदा नहीं हो रहा है। लोगों की जान तो जा ही रही है, नेशनल प्रॉपर्टीज को हम ध्वस्त विध्वस्त कर रहे हैं, भय का वातावरण बढ़ा रहे हैं, परिवेश को प्रदूषित कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेपन्स, केमिकल वेपन्स। और ये सारी चीजें सिर्फ वो दो देशों के बीच में सीमित नहीं है, इट इज अफेक्टिंग द एंटायर एनवायरनमेंट। लड़ाई कर रहे हैं दो देश, लेकिन सफरर यानी विक्टिम्स हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं पूरी मानव जाति, पूरी धरती के सारे जीव और पशु पंछी। तो ये सिर्फ मानव का भ्रम के कारण ही हो रहा है। हमारे पास में जो संसाधन है, चाहे शक्तियां है, जो भी ऊर्जा का अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजों को हमें इस्तेमाल करें, लेकिन वैल्यू बेस्ड यूटिलाइजेशन हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, वैल्यू बेस्ड स्किल यूटिलाइजेशन हो, तब उसका सही आउटकम हमें मिलेगा। आपको एक और बढ़िया उदाहरण हम दे सकते हैं। ओसामा बिन लादेन का बारे में आपने सभी सुना होगा, द नेम ऑफ ओसामा बिन लादेन, हु इज ए वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट। उसको उसका बैकग्राउंड आपको पता है, ही वाज ए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसका जो एग्रीगेट स्कोर था दैट वाज 72% बीटेक में। हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के अनुसार 60% इज द फर्स्ट डिवीजन, 70% इज द फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन और ऑनर्स, और उसका 72% था। तो आप सोच सकते हैं कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर का नॉलेज कंपोनेंट यानी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज कम नहीं होता, दैट इज ऑलवेज एट ए वेरी हाई लेवल। स्किल भी कम नहीं होता, एक इंजीनियर का स्किल बहुत हाई होता है, टेक्निकल स्किल होता है उसके पास। लेकिन ये नॉलेज और स्किल, ज्ञान और कार्य कुशलता दोनों का प्रयोग वो किस दिशा में करता है, वो डिटरमाइन करता है कि उसका वैल्यू क्या है समाज में, उसका पार्टिसिपेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। ओसामा बिन लादेन के पास जो टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल था उसको उसने यूटिलाइज किया। दैट मीन्स उसका वैल्यू कंपोनेंट ऐसा रहा जो उसको गाइड करता रहा, डायरेक्ट करता रहा टू यूटिलाइज द नॉलेज एंड स्किल इन ए डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, टू क्रिएट टेरर इन द सोसाइटी, टू क्रिएट डेवास्टेशन, टू स्प्रेड वायलेंस अमंग द पीपल। तो इसे आप समझ सकते हैं कि मानव के पास में अगर सोच विचार सही नहीं है, यानी हमारी कल्पनाशीलता या पावर ऑफ इमेजिनेशन सही दिशा में नहीं चल रही है, तो हमारे हाथ में उपलब्ध कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हम गलत दिशा में ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर देन 30 टाइम्स। जो आपको बताया 300 मैंने कहा, इट इज एक्चुअली 30 टाइम्स। नीडलेस टू से वन कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस अर्थ मोर देन वंस। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि हमारे पास में जो कुछ टेक्निकल नॉलेज है, मैनेजमेंट है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन, अगर वो पर्पसफुली डिफाइन नहीं किया जाए, पर्पस इज मिसिंग, देन द स्किल कैन बी हार्मफुल। Without this decision, the skills can be directionless and it can either be constructive or it can be destructive as well. तो आज हमें प्रत्यक्ष रूप से समाज में देखने मिलता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बहुत अच्छी अच्छी जॉब करने लगे हैं, बहुत अच्छी पैकेज भी मिल रही है, लेकिन उनके नॉलेज और स्किल कंपोनेंट को किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द वैल्यू कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कहीं मिसिंग है, तो उसका हार्मफुल आउटकम पूरे मानव जाति को, पूरे प्रकृति को ही झेलना पड़ता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी हम डे टू डे
कम्युनिकेशन में ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर, आत्म प्रबंधन। ये आत्म प्रबंधन, ये आत्म शब्द किसको रेफर करता है? हु इज दिस सेल्फ, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इट इज द सोल, यानी आत्मा कहते हैं, चैतन्य शक्ति कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, प्राण तत्व, जीव सत्ता, चेतना इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दों से हम कहते हैं, लेकिन फोकस इज सेम कि यह शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जो कि अदृश्य है, बिकॉज इट इज इनटेंजिबल, इट इज नॉट मेड ऑफ मैटर, पदार्थ से बनी नहीं है, अणु परमाणु से बनी नहीं है, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल से नहीं बनी है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। हम इसको चमड़ी की आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये है, ये एक वास्तविकता है, इसकी अस्तित्व है, ये सभी स्वीकार करते हैं। आम व्यक्ति भी स्वीकार करता है, मेडिकल साइंस भी स्वीकार करती है, मनोविज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए, ये हमारी ग्रॉस ह्यूमन बॉडी है, मेड ऑफ मैटर, फुल शरीर है, भौतिक पदार्थ से बना, जो कि अणु परमाणु की संरचना है, निर्माण है, कोशिकाएं है, मांसपेशियां है, खून है, हड्डियां है। इसको चलाने के लिए एक शक्ति चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं चैतन्य शक्ति या आत्मा। यहाँ पर जो छवि आप देख रहे हैं, दिस इज ओनली द ग्रॉस बॉडी, जिसको टुकड़ा टुकड़ा में भाग भाग करके दिखाया गया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रॉस मटेरियल बॉडी, इसके अंदर में अपना स्वयं का चैतन्य शक्ति नहीं होता, लेकिन ये शरीर भी स्वयं संपूर्ण है, स्वयं क्रियाशील है। आप लोगों के अंदर में कितने हैं जो भोजन करने के बाद भोजन को पचाने के लिए शरीर को कमांड दिया हो कि इस भोजन को पचा लो, पेट को कहना पड़ता हो कि पचाओ इसको? ऐसे कितने लोग हैं, जरा बताइए। इज देयर एनीबॉडी? कितने लोग हैं जिनको कहना पड़ रहा है कि मेरी सांस चलती रहे? कितने लोग हैं जिन्होंने कमांड दिया कि मेरे अंगुलियों की जो नाखून है, नेल्स है, वो बढ़ता रहे, मेरे सिर पे जो बाल है वो बढ़ता रहे, कहना पड़ता है? ऐसे किसी को भी नहीं करना पड़ता, लेकिन वो स्वयं ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है, भोजन अपने आप पचता है। शरीर के अंदर में भोजन जाते ही उसका मल निर्माण होना अपने आप होता है। उसके लिए आपको अटेंशन देके कुछ भी करना नहीं पड़ता, इट इज सो नेचुरल, इट इज सो स्पॉन्टेनियस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शरीर स्वयं ऑर्गेनाइज्ड है, इट इज ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे हमारी सांस क्रिया है, पाचन की क्रिया है, हमारी जो मल मूत्र विसर्जन की क्रिया है, और बाल का, नाखून का जो ग्रोथ होता रहता है, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो कि स्वयं संचालित है, सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोमेटेड सिस्टम में चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारी निर्णय पूर्वक हम करने के लिए मजबूर हैं, करते भी रहते हैं। जैसे आज यहाँ पर ये सत्र अटेंड करना, ऑनलाइन सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, ये किसने तय किया? आपने स्वयं तय किया या आपका शरीर ने तय किया? अगर सेल्फ, आप स्वयं तय किए हैं तो लिखिए सेल्फ। अगर आपका बॉडी ने तय किया, शरीर ने तय किया कि मैं अटेंड करूं, तो लिखिए बॉडी। सेल्फ या बॉडी? ओके भारती बहन, सेल्फ, यानी मैं एक चैतन्य सत्ता हूं। यस पीयूष भाई जी, सेल्फ, सेल्फ। रूपाली बहन सेल्फ जी, माला दीदी सेल्फ, यस वेरी गुड, सो टैलेंटेड। सभी समझ सकते हैं कि हम स्वयं निर्णय पूर्वक आए और ये ऑनलाइन सत्र के साथ जुड़े। दैट मीन्स ये शरीर को हमने इस्तेमाल जरूर किया एज ए टूल, इट इज ए टूल फॉर मी, एक साधन के रूप में मैंने यूज किया। आंखों से मैं देख रहा हूँ, कानों से मैं सुन रहा हूँ, और ये शरीर को मैंने एक कन्वीनियंट पोजीशन पर रख के स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, बट द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मी। मैंने स्वयं कॉन्शियसली तय किया कि मैं सेशन अटेंड करूंगी या करूंगा। तो ये निर्णय करने वाली जो सत्ता है, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। उसको हम अगले पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ग्रॉस ह्यूमन बॉडी, उसके साथ में कॉन्शियसनेस को दिखाया गया, जो एक चमकती हुई स्टार के रूप में दिखाया गया, सोल के रूप में दिखाया गया। इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये दोनों जब को एग्जिस्ट करते हैं, संयुक्त रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। आप इसको आत्मा कहें, शरीर कहें, हम इसको यही शब्द में कह रहे हैं कि शरीर और चैतन्य शक्ति, ये दोनों का संयुक्त रूप की अभिव्यक्ति है मानव। सो दिस इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी।
that actually manifests in the form of a human being. Human body plus self coexistence that leads to the manifestation of human. अब आइए थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करते हैं कि नर्चरिंग द बॉडी, जैसे इसको फूड देते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज भी करते हैं, ये हमारा स्किल कंपोनेंट है। और शरीर को हम क्यों पोषण देते हैं, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, शरीर का सदुपयोग हो, इसी शरीर के आधार पे हम बहुत कुछ अच्छे कर्म कर पाए, ये हो जाता है हमारा वैल्यू डोमेन। सो बॉडी प्लस सेल्फ दैट इज द कोएग्जिस्टेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम स्किल डेवलपमेंट जरूर करें जो कि बेसिकली हमारी हैंड्स एंड फीट से होती है, फिजिकल ऑर्गन से होती है, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस ही डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द वैल्यू डोमेन, व्हाई शुड आई नर्चर दिस बॉडी, why should I protect this body, and how can I utilize this body for the best possible outcome. अब आइए थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं बॉडी को क्या चाहिए और सेल्फ को क्या चाहिए। नीड्स ऑफ बॉडी एंड नीड्स ऑफ सेल्फ। मैं बीच में एक वर्ड लिखता हूं, आप मुझे गाइड करें कि इसको मैं बॉडी की तरफ लिखूं तो सही रहेगा या सेल्फ की तरफ लिखूं तो सही रहेगा। रोटी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। रोटी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? बॉडी को चाहिए, बॉडी को चाहिए, बॉडी को चाहिए। जी जी जी, बॉडी को चाहिए। सभी लिख रहे हैं बॉडी को चाहिए। चलिए, आपका बात को मैंने मान लिया, उसको बॉडी के तरफ ही रख लिया। नेक्स्ट, गाड़ी किसको चाहिए, बॉडी को या सेल्फ को? बताइए। गाड़ी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए, बॉडी को चाहिए। सेल्फ कंफर्ट लिख रहे हैं, सेल्फ मीन्स ये आत्मा के आराम के लिए या? अच्छा, बोथ लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, कल्पना दीदी लिख रही है बॉडी। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, गाड़ी में बैठने वाला है शरीर, गाड़ी में बैठने का निर्णय लेता है मैं स्वयं, यानी सेल्फ लेता है निर्णय कि मैं गाड़ी में बैठूं। आराम मिलता है शरीर को, लेकिन वो जो आराम है शरीर के अंदर में, एसी है, कुशन है, वो संवेदनात्मक कंफर्ट है, सेंसरी प्लीजर है, और उस सेंसरी प्लीजर को सेल्फ महसूस करता है। यहाँ पर समझने की बात है। अगर आप कह रहे हैं कि गाड़ी सेल्फ को चाहिए या दोनों को चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा एक सिचुएशन जहां पर एयर कंडीशन कंफर्टेबल वेरी वेरी लग्जरियस कार है और आप उसमें बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, और उस समय आपके मोबाइल में एक मैसेज आया कि योर सन हैज फेस्ड ए रोड एक्सीडेंट और हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है। अब बताइए, वो गाड़ी की जितने भी लग्जरियस सराउंडिंग है, म्यूजिक है, एयर कंडीशन है, वो सारी चीजें होते हुए भी आपका बॉडी कंफर्ट महसूस करेगा या मेंटली आप अफेक्टेड हो जाएंगे? सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इट इज द सेल्फ which gets affected by the surrounding situations through the body. शरीर को कंफर्ट देने के लिए हम गाड़ी की इस्तेमाल करते हैं, दुर्गमन के लिए हम गाड़ी की इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ को दुर्गमन की अफेक्ट, हाँ यस, पीयूष भाई लिख रहे हैं अफेक्ट होगा, तो सेल्फ को गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, ट्रैवल करने वाला शरीर है, तो इसलिए नीड ऑफ व्हीकल इज फॉर द बॉडी, इट इज नॉट फॉर द सेल्फ। नेक्स्ट, सम्मान की जरूरत किसको है, बॉडी या सेल्फ? बताइए। रेस्पेक्ट किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? अब ये सेल्फ को चाहिए। अब सही समझे आप, क्योंकि सम्मान का कोई लेन देन नहीं है गाड़ी के साथ या रोटी के साथ, शरीर के साथ कोई लेन देन नहीं है, भावनात्मक है, इमोशनल कंपोनेंट है ये। वेरी गुड, तो सम्मान को हम राइट साइड में ले लिया। अब मकान किसको चाहिए, मकान चाहिए, मकान बॉडी को, यस मकान चाहिए बॉडी को। इस तरह से मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखा, अगर आपको सहमति ना हो तो पूछ सकते हैं। मकान शरीर को चाहिए, विश्वास चाहिए सेल्फ को, बैंगल्स चूड़ियां ये किसको चाहिए, बॉडी को, करुणा चाहिए सेल्फ को, मेडिसिन चाहिए शरीर को,
ब्लैंकेट चाहिए शरीर को, प्रेम चाहिए सेल्फ को, गौरव चाहिए, गौरव मीन्स ग्लोरी, चाहिए सेल्फ को, स्नेह चाहिए सेल्फ को। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जो भौतिक साधन है, फिजिकल फैसिलिटीज है, दोज आर मींट फॉर द बॉडी। ये बॉडी को संवेदनात्मक खुशी क्षणिक रूप से दे सकता है, लेकिन असली खुशी जो कि बाहर के साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे अंतर मन से ही उत्पन्न होती है। प्रेम का भाव अपने अंदर से ही उत्पन्न होती है। सम्मान का भाव, गौरव का भाव, विश्वास का भाव, करुणा का भाव, स्नेह का भाव, इत्यादि इत्यादि जो भी सूक्ष्म चीजें हैं, सटल क्वालिटीज है, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कंडक्ट है, ये सारी चीजें सेल्फ के अंदर में ही क्रिएट होती है, सेल्फ ही इसको खोजती रहती है। यानी स्वयं का ये चाहत है कि हम इसको हमेशा बनाए रखें। इससे और थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। पहले ही हमने कहा कि बॉडी एंड सेल्फ का को एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग। हम बॉडी को अलग से नहीं रख सकते हैं, सेल्फ को भी अलग नहीं कर सकते हैं। सेल्फ को अलग कर दिया मतलब बॉडी इज डेड। अब आगे देखिए, वही नीड को आगे बढ़ाते हैं। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर रिलेटेड टू बॉडी, और सेल्फ की जो नीड है, स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ, यानी आत्मा के साथ में संबंधित है। नीड्स ऑफ द बॉडी आर बेसिकली भौतिक, फिजियोकेमिकल, यानी भौतिक रासायनिक वास्तविकताओं को लेकर शरीर बना है। जैसे शरीर के अंदर में पानी जाती है, ऑक्सीजन जाती है ना, कोशिकाएं होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतस्रावी ग्रंथियां है, एंजाइम्स है। ये सारी चीजों को हम भौतिक रासायनिक वास्तविकता बोलते हैं, जिसको लेकर शरीर का संरचना हुई है। अब सेल्फ की संरचना कैसी हुई है? दिस इज नॉन फिजियोकेमिकल। इसमें भौतिक साधन की इस्तेमाल नहीं है, भौतिक पदार्थों की इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए इसको सटल कंपोनेंट कहते हैं हम। सेल्फ की जो बॉडी की जो नीड्स है वो लिमिटेड है। चाहे आप रोटी कहें, कपड़ा कहें, गाड़ी कहें, जितने भी साधन या उपकरण कहें, सीमित मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। और सेल्फ की जो नीड है वो सीमित है या असीमित है? सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, गौरव चाहिए, स्नेह के भाव चाहिए, ये सीमित है या असीमित है? यहाँ तक ठीक है? पहुंच रही है बात सभी के पास या कोई डाउट है? नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड, नीड्स ऑफ द सेल्फ आर अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट, अगर शारीरिक रूप से हम किसको हर्ट करते हैं तो शारीरिक आघात के रूप में महसूस होता है, और सेल्फ की जो हर्ट करता है वो इमोशनल हर्ट के रूप में महसूस होता है। फिजिकल वुंड्स कैन बी हील्ड, इमोशनल वुंड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट हील्ड। शरीर की जो आवश्यकता है वो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। हमें कपड़े 4 जोड़ी चाहिए, रोटी 4 चाहिए, 1 गिलास पानी चाहिए, आलू 1 किलो चाहिए, दूध 4 लीटर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। ये जितनी सारी बातें मैंने कहा, ये भौतिक साधन या उपकरण है, फिजिकल फैसिलिटीज है, ये क्वांटिटेटिवली हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ की जो नीड है, इसको क्वांटिटी में हम नहीं कह सकते। मुझे 2 किलो का विश्वास चाहिए, मुझे 5 लीटर की प्रेम चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं हम। कभी कहते हैं क्या? तो ये क्वालिटेटिव नेचर है। जो सेल्फ की जो आवश्यकताएं हैं वो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। बॉडी की जो नीड्स है वो रुक रुक के हमें जरूरत पड़ती है, इंटरमिटेंट, यानी आवश्यकता अनुसार। भोजन चाहिए तो निरंतर हम भोजन नहीं करते 24/7, रुक रुक के करते। जब भूख लगी तब करते, पेट खाली हुआ, हंगर महसूस हुआ, तब भोजन करते। और सेल्फ की जो नीड है वो कंटिन्यूअस है। प्रेम पूर्वक जीना, विश्वास के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना, कृतज्ञता के भाव के साथ जीना, ये हमें निरंतर चाहिए, औरों को भी चाहिए, हर मानव को चाहिए। फिजिकल नीड की फिजिकल डायमेंशन होती है, और सेल्फ की जो नीड है वो डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई लंबा चौड़ा ऊंचाई ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी की जो नीड्स है वो अक्सर करके बाहर से मिलती है, एक्सटर्नल है। सेल्फ की जो नीड है वो अंदर से क्रिएट होती है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है।
अपने से ही ये उद्गम होती है, उत्पत्ति होती है। फिजिकल नीड्स जो है वो आंखों से दिखती है, और सेल्फ की जो नीड है वो इनविजिबल है, इन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन महसूसता जरूर होती है। और फिजिकल नीड्स जो है वो हमें जिंदा रहने में काम आता है, और सेल्फ की जो नीड है ये हमें जीने में काम आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग जरूर लगेगी कि जिंदा रहना और जीना ये क्या अंतर है इसकी, किसी को पता है? कोई इसमें कमेंट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिंदा रहना और जीना? एनी कमेंट? अगर समझ में आया हो तो बता सकते हैं। जिंदा रहना किसको कहेंगे और जीना हम किसको कहेंगे? ओके। Binda is physical and Gina is eternal. It gives happiness. जी, It gives यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। जीना हम उसको कहते हैं जो मानव का मौलिक चाहतों की परिपूर्णता के साथ जी सकते हैं, वो है असली में जीना। मौलिक चाहत मनुष्य का क्या है? निरंतर खुशी और समृद्धि के साथ में जीवन जीना। हम आगे के सत्र में डिफाइन करेंगे कि ये निरंतर खुशी और समृद्धि किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। अगर हमारी खुशी अटूट है, हम अचल अडोल स्थिति में जी सकते हैं जीवन, निर्भयता के साथ जीवन जीते हैं, हर पल हर घड़ी खुशी का एहसास करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, उत्सव के समान जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं, पेट में भोजन तो डाल रहे हैं, भोजन पचता है, पायखाना करते हैं, रात को सोते हैं, गधा जैसे मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत शारीरिक श्रम करते हैं, खटते रहते हैं, धन कमाते रहते हैं, लेकिन खुशी की तलाश में हमारी जिंदगी गुजर रही है। उसको हम कहते हैं हम जिंदा है, लेकिन वास्तव में जीने की जो खुशी है उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो यही फंडामेंटल डिफरेंस है कि हमारा शारीरिक रूप से जिंदा रहना संभव हो पा रहा है, लेकिन इमोशनली हम सेटिस्फाइड, कंटेंटेड और फुल्ली एनरिच्ड एंड फुल्ली फुलफिल्ड होके जीवन को एहसास करना, पूरे व्यापक के साथ, पूरे विश्व के साथ, पूरे कायनात के साथ में हम अपने को प्रतिभागिता करने में मौका प्राप्त करके जीना, निरंतर खुशी का एहसास करना, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जी नहीं पा रहे, हम सिर्फ जिंदा रहते हैं। चलिए, समय हो रहा है और थोड़ा सा हम 5 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे। नीड्स ऑफ द बॉडी में और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं, कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं। बॉडी का जो नीड्स है ये औरों के ऊपर डिपेंडेंट है, औरों से ही हमें प्राप्त होती है, औरों के सहयोग से मिलती है। लेकिन सेल्फ की जो नीड है वो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है, हमारी अंदर की वो क्रिएशन है, हम उसका स्वयं रचयिता है, क्रिएटर है। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी इत्यादि ये बॉडी की नीड्स हो सकती है, और सेल्फ की जो नीड है वो है सुख, शांति, संतोष, आनंद, समझ, समाधान, भाव और विश्वास। ये कौन सी भाव है? ये मानवीय आचरण का भाव। ये लिमिटेड एज है। बॉडी की जो एज होती है ना, बॉडी मरणशील होती है, शरीर का विनाश होता है, आज है कल नहीं रहेगा। इसकी रचना विरचना होती है, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन होती है। बट सेल्फ इज इमोर्टल, इसका कोई उम्र नहीं होता, ये कंटिन्यूअस है। जैसे आप लोगों को पता है कि जन्म जन्म तक ये शरीर बदलाता रहता है, लेकिन खुद अमर रहता है, अमर है, अजर है, अभुक्ता है, स्वयं कुछ खाता नहीं है, शरीर को भोजन चाहिए, और शरीर को भोजन मिलने के उपरांत ही शरीर के संवेदना से सेल्फ को आनंद मिलता है। शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं, और सेल्फ जो है उसका यूजर है। इसमें फिजिकल और ओम शांति। शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, सुभाष भाई जी अभी फिर से भाई जी ज्वाइन करेंगे, जैसे ही नेटवर्क इशू
और बॉडी जो है नीड बेस्ड जेंडर बेस्ड है, मेल फीमेल होता है, और सेल्फ जो है नो जेंडर, यानी इसका कोई मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। इस भाई तरह से जी, बहुत जी। वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे तो थोड़ा आपने जो अभी थोड़े 2-3 मिनट है वो नहीं समझ पाए, और स्लाइड भी अच्छा, नहीं है अभी। स्लाइड कट गया क्या? हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, और 2-3 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा और बता के छोड़ देते हैं। जी, अभी आई क्या स्लाइड आई? हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ जी जी। तो नीड्स ऑफ द बॉडी हमने देखा कि बहुत सारे डिस्टिंक्शन हमने कर लिया, बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस हो गई, पता चला कि शरीर की आवश्यकताएं सीमित होती है, भौतिक रासायनिक चीजों से पूर्ति होती है, जो कि सेल्फ की नीड इस तरह से नहीं होती है। और भी हमने देखा कि बॉडी की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, शारीरिक क्षमता हमारी लिमिटेड एनर्जी प्रदान करती है, और सेल्फ की जो नीड है, सेल्फ की जो एनर्जी की लेवल है वो अनलिमिटेड है, उसको अक्षय शक्ति के भंडार हम कहते हैं। क्योंकि आप जितना भी सोच विचार करेंगे आपको कभी थकान महसूस नहीं होगा, आप सोच विचार करते ही रहे, वो 24/7 चलता है। बल्कि जितना आप विचार करेंगे, एनालिटिकल स्किल जितनी डेवलप होगी, उतना ही आपके सोच विचार में निखार आएगा। शरीर एक साधन है और सेल्फ उसका साधक है। शरीर का जो नीड्स है वो इंटेंस है, जैसे भूख लगना बहुत इंटेंस महसूस होता है हमें। नेचुरल कल है, पायखाना जाना, पेशाब करने की जो पल्स है, अर्ज है, तो ये बड़े इंटेंस महसूस होता है। बट द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर वेरी सिग्निफिकेंट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही एक निर्णयकारी शक्ति है हमारे पास। बॉडी की जो नीड्स है दैट में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ह्यूमंस, डिसिमिलर है। भोजन की रुचि अलग है, कपड़ों की रुचि अलग है, जीने की जो सराउंडिंग फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी भी अलग अलग रुचि है, साधनों की रुचि अलग है। लेकिन नीड्स ऑफ द सेल्फ आर सिमिलर फॉर ईच ह्यूमन बीइंग, और वो यही है कि निरंतर सुखी होकर जीवन जीना और समृद्धि का एहसास करना। तो यहाँ पर हमने दो चीजों को विशेष रूप से आज हाईलाइट किया, एक है स्किल बेस्ड एजुकेशन, दूसरा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। स्किल हमें बताता है कि हाउ टू डू, हम क्या करें, सॉरी कैसे करें, कार्य को करने की विधि बताती है, सिखाती है। और वैल्यू हमें सिखाती है कि व्हाट टू डू, मतलब क्या करें। ये क्या करने करें जो है ये बहुत ही वैल्यू बेस्ड निर्णय है, वैल्यू बेस्ड एनालिसिस है। यस, फुल स्क्रीन कर दिया भाई जी। तो आज हमने देखा कि स्किल के साथ साथ हमारे बच्चों को हमारे एजुकेशनल सिस्टम में वैल्यू डोमेन को भी इक्वली प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिग्निफिकेंस उसका भी है। एंड मोस्ट आइडियली हमारे पास में स्किल एंड जो दोनों कंपोनेंट हो तो एजुकेशन सिस्टम हमारी पूरी हो सकती है, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम हमें मिल सकता है। रादर हम तो ये कहेंगे कि वैल्यू को प्रायोरिटी दिया जाए और स्किल भी उसके साथ में इंटीग्रल कंपोनेंट हो, तो दैट विल लीड टू होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज का सेशन को हम यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक विशेष चीज आपसे कहेंगे विदाई का पहले, एक छोटी सी एक्सरसाइज हमारे लिए रहेगा। कल का सत्र इवनिंग को रहेगी, कल सुबह नहीं होगा, इवनिंग को होगा। तब तक हम ये एक ईश्वरीय वरदान लेते हैं, आपको दिया जा रहा है, हम भी आपके साथ में इसको लेते हैं, शेयर करते हैं कि दिन भर थैंकफुलनेस यानी ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भाव हम सभी के साथ में एग्जिबिट करेंगे, परिवार वालों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ऑफिस में हमारे कलीग के साथ, माता पिता भाई बहनें जिनसे भी हमारी इंटरफेस हो। एवरी मोमेंट we will exhibit a sense of thankfulness to the people we interact. ये कर सकते हैं, संभव है, या कोई डिफिकल्टी थैंकफुलनेस एक्सरसाइज करने में? यस, पॉसिबल है। ओके, सभी कह रहे हैं पॉसिबल है। चलिए, इसके साथ ही आज की ये समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रतिभागिता किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस प्लीज। स्क्रीन शेयर को यहीं पे एंड करता हूँ और आपके क्वेश्चंस के लिए हम रेडी हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। कल सेकंड सेशन रहेगा और आज का कल का
फर्स्ट डे सेकंड डे का इनपुट के ऊपर आधार करके एक छोटी सी क्विज रहेगी। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 100 आउट ऑफ 100 भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई पास फेल या राइट रंग नहीं रहेगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। तो कल वो लिंक हम शेयर करेंगे। एंड जस्ट एज ए रिमाइंडर, जैसे दीदी ने भी आपको कहा था, रजिस्ट्रेशन लिंक जिन्होंने फिलअप नहीं किया फिलअप कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चनर के लिंक फिलअप नहीं किया कर दीजिएगा। ओवर टू माला दीदी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। अभी ओम जो शांति भाई जी, एक मिनट भाई जी, फीडबैक फॉर्म आज के सेशन के लिए शेयर करें, फीडबैक लिंक। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं, कर दीजिए, जी जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी, माला बहन आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी दी, थैंक यू भाई जी। अभी रजिस्ट्रेशन लिंक न्यू वाला भी शेयर कर दिया है ग्रुप में, और फीडबैक फॉर्म भी अभी शेयर किया गया है। और अभी कल का जो सेशन है वो इवनिंग में 7:45 PM to 9 PM रहेगा, वो इवनिंग में है। और सभी ज्वाइन करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच।